हेलो दोस्तों, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की सुहागरात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी गर्लफ्रेंड दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की निप्पल देखकर उसे प्यार की जाल में फंसाया था। उसके साथ सारे काम मैं कर चुका था। मेरा नाम अरुण है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, यह बात आज से 3 महीने पहले की है, जब मैं अपने दोस्त के घर गया था। वहां पर मुझे एक लड़की नजर आई। वो दिखने में बहुत ही सुंदर और सेक्सी थी और उसके बूब्स का आकार करीब 36-28-36 था। हमेशा उसको देखते ही मेरे पप्पू में एक अजीब सी सरसराहट होनी शुरू हो गई। और फिर क्या था, मैंने इधर उधर सभी से पूछकर उसके बारे में जानने की कोशिश की और तब मुझे पता चला कि वो मेरे उसी दोस्त की पड़ोसन है। फिर मैंने अब धीरे धीरे उसके साथ जान पहचान को बढ़ाना शुरू किया और फिर कुछ ही दिनों बाद हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझसे बहुत हंस हंस कर बातें करती और मुझे उससे बहुत मजाक करता, जिसकी वजह से हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उसके साथ रहकर मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मेरे समय निकल जाता। एक दिन की बात है, मैं उस लड़की के घर चला गया और मेरी अच्छी किस्मत से वहां पर उस दिन उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था, सिर्फ वो जिसका नाम कविता था। बस वो अपने घर में अकेली थी और उसने कुछ खास कपड़े नहीं पहने थे। फिर मैंने ध्यान से देखा कि उसका ऊपर का हिस्सा, जिसको हम सभी बूब्स कहते हैं, बूब्स का उभरता हुआ हिस्सा मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। और जैसे ही मैं अंदर गया तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ वहीं पर। तो मैं बहुत चकित हुआ। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इसको अचानक से क्या हुआ। और फिर मैंने उससे पूछ ही लिया, क्यों, क्या हुआ जो तुम मुझे इस तरह से बाहर रहने के लिए कह रही हो। तब उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं, मुझे पोछा लगाना है, इसलिए तुम कुछ देर बाहर ही खड़े रहो। अब मैंने उससे कहा कि बाहर खड़ा रहूंगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तो उसने मेरी बात को सुनकर मुझे अपने घर में अंदर की तरफ बुला लिए और कहा कि ठीक है, लेकिन तुम अपने दोनों पैरों को ऊपर करके बैठ जाओ। और मैं उसके कहने के हिसाब से बैठ गया। अब वो ठीक मेरे सामने पोछा लगाने के लिए झुकी, जिसकी वजह से उसके बूब्स, जो कि आकार में बहुत बड़े हैं, वो मेरे सामने लटते हुए झूल रहे थे और उसके दोनों घुटनों से बने टकराने की वजह से वो कपड़ों से बहुत ज्यादा ऊपर उठकर बाहर आने को बेताब हो रहे थे। सेक्स स्टोरी में देखकर बड़ा चकित होने के साथ साथ खुश भी बहुत हो रहा था। फिर मैंने कुछ देर बाद उससे पूछ लिया कि इतनी देर हो गई है और अभी तक घर की सफाई का काम खत्म नहीं हुआ, ऐसा क्यों? यह काम तो सुबह जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो वो मुझसे कहने लगी कि आज घर पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, अकेले मैंने पहले दूसरे काम खत्म किया और उसके बाद इस काम में अब लगी हूँ, इसलिए मुझे इतनी देर हो गई है। दोस्तों, बस फिर क्या था, मैं तो वैसे भी बहुत दिनों से ऐसा ही कोई अच्छा मौका खोज रहा था, जिसका फायदा उठाकर मैं उसके साथ अपने मन तक भाभी के साथ शारीरिक संबंध की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, भाभी ब्याह कर नई नई आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी, मानो परी थी। हाइट 5 फुट 4 इंच, बॉडी का साइन 32, दिखने बहुत ही गोरी लगती थी। मेरे भैया के साथ खुश नहीं रहा करती थी। भाई के सूरत से उसे एलर्जी होता था कि अचानक उन्होंने मुझसे प्यार करने लगी। रोज मेरे कमरे में आ जाती थी, मैं भी उससे बहुत चाहता था। एक दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया, वह भी मुझे साथ देने लगी। करीब हम लोग ऐसे 1 महीने से करते हुए हो गया था। भाभी बोली मेरे से शादी कर लो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे ही हम लोगों के बीच काम चल रहा है तो शादी करने की क्या जरूरी है। बढ़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लरजती थी जैसे जैसे मुंहबंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनों जैसी वहशत दूर होकर गरूर और शरारत भर गई। भाभी आजाद फिजा में पली थी, हिरनियों की तरह कुलांचे भरने की आदी थी।
मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थन न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिसघिसा कर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की मां बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद सटूरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पौंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ ही दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनो काजल और मस्करा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज्यादातर गुलाबी या सुर्खी कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चुपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो परकटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर पैदर पे बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी और मैके सुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, सुगढ़ नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव। मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की सलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घूमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफी से वही अपना नेशन ड्रेस पहने रहती। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूनन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर जाना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, बहू थी और चहेती थी। उसे बनसंवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गॉडर बनी अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था, हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते हैं। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग मजे से चाय पीते रहे। धान्य से फुटबॉल आकर एन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भन्ना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके नाटा। बिखरे हुए बालों का गोलमोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओ! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सारी आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की सफेद ड्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेरकर खिसियानी हंसी हंस रही थी और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उनका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबन को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो और भी जोर जोर से कहकहे लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए।
शबन ने बताया कि वो उसी दिन अपने चचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी, जो इत्तिफाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबन भैया को अपनी तीखी मस्कारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्रमुग्ध सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उनका फुदकता हुआ पेट सहमकर रुक गया। हंसी ने उनके होठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उनके हाथ ढीले हो गए। प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबन फुदककर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबन ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबन का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह भौंरा थे, मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होंठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तिहार की मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती है, कि जैसे ही पर फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उनका चेहरा तमतमा रहा था, होंठ भिंचे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उनकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उनकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी, मगर आज उन्होंने चटाक चटाक 2-4 चांटे जड़ दिए। शबन परेशान हो गई। अरे 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 रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावर है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है, और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बहू लगती थी। शबन की बात पर हम सब कहकहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चल दी। अरे ये तो हमारी भाभी है, मैंने भाभी को धम्म जाते हुए देखकर कहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शालू। मैं 32 साल की हूँ और ये रही मेरी दास्तान। पहले तो मैं सोचती थी कि ब्लू फिल्मों के ये सब एक्टर इतनी दमखम आखिर लाते कहाँ से हैं। हमने क्या क्या नहीं आजमाया, वियाग्रा, कई तरह की सख्त करने की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक चीजें और यहाँ तक कि झाड़ फूंक भी करा ली। सब बेकार था। इनका लिंग ढीला का ढीला ही रहा और सेक्स 1-2 मिनट से ज्यादा चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। 6 महीनों में मैंने उम्मीद छोड़ दी। मैंने सोच लिया कि ये इनके जीन्स में ही है और शारीरिक विकार है जिसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मैं तो बस इतना जानती थी कि अब मैं इनकी तरफ आकर्षित नहीं होती थी, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं था। मैं संतुष्ट नहीं होती थी और ये दुखी हो जाते थे। मैंने महसूस किया कि मेरे पति पूरी तरह से आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं। और एक इंटरव्यू देखा जिसमें नाम की एक नामी ब्लू फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के एक्टर जॉनी एक इंटरव्यू दे रहे थे। वहां उन्होंने बताया कि कोई भी आदमी 2 घंटों तक कर सकता है। मुझे ये बड़ा दिलचस्प लगा। जॉनी ने बताया कि वो कुछ खास प्राकृतिक सत्व उपयोग करते हैं। होर्नी गोट, जंगली रतालू, कोरियन जिनसिंग, मुलेठी की जड़, पोटेंसी वुड, घोंघे के कवच के सत्व और ये सब हर्बल गोलियों के एक ऐसे कॉम्बिनेशन में मिलते हैं जो सेहत के लिए एकदम सुरक्षित है और जिसके लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की भी जरूरत नहीं होती। ये कॉम्प्लेक्स हर्बल दवा सेक्स हार्मोन के उत्पादन को भी बढ़ा देती है। आपका ऐसे सख्त होने लगेगा जैसा कि किसी
लड़के का होता है और इतनी देर तक चलेगा जैसे ब्लू फिल्म के एक्टरों के चलते हैं। जॉनी ने सलाह दी हर्बल ऑफ हामा गोलियां लेने की जिनमें है टीआरटी तकनीक और जिन्हें वे इस्तेमाल रही हैं। मैंने दवा बनाने वालों की वेबसाइट इंटरनेट पर ढूंढ ली और एक ऑर्डर देने का फैसला कर लिया। मैं इसके कम दाम देखकर थोड़ी चकित हुई और फिर बिना किसी हिचक के मैंने गोलियों का ऑर्डर दे दिया। तो इसका नतीजा क्या रहा? गोलियां जल्दी ही आ गई और मैं तो बिस्तर पर जाने का इंतजार भी नहीं कर पा रही थी। ये सोने जा रहे थे और मैंने इनको एक गोली दी और कहा कि ये तो सिर्फ एक विटामिन है। 1 घंटे के भीतर ही मेरे पति उठ गए और उनका इतना सख्ती से खड़ा हो गया था मानो कोई पत्थर की चट्टान हो। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन उस दिन हमने पूरे 1 घंटा और 47 मिनट तक ताबड़तोड़ सेक्स किया और क्या जबरदस्त काम हुआ यार, पसीने पसीने हो गई मैं तो और इतना चिल्लाई कि क्या बताऊं। इससे बेहतरीन मजा तो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। मुझे इन गोलियों से कुछ बेहतरी की उम्मीद तो की थी लेकिन इसने तो मेरे पति को पूरा बदल कर रख दिया था। इस्तेमाल से मेरे पति की कामेच्छा भी बढ़ जाएगी और हम 1-2 हफ्तों बाद चेक करेंगे कि ये हुआ या नहीं। खैर, मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही कि औषधियाँ वियाग्रा से ज्यादा असरदार होती है और न किसी डॉक्टर के पर्चे का झंझट। इसके असर से मेरी पाई वसूल है। मैंने 3 और पैक ऑर्डर कर दिए हैं। जिंदगी छोटी है दोस्तों और मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ जो इसे बर्बाद जाने दूं। पाकिस्तानी सीमास्टिन की लव स्टोरी, पूछताछ के बाद देर रात छोड़ा, अब फिर साथ ले गई टीम। आईबी से मिले थे अहम इनपुट। पाकिस्तानी महिला सीमा और सचिन मीणा को पूछताछ के बाद एटीएस की टीम देर रात उनके घर पर छोड़कर चली गई, लेकिन आज सुबह 8:45 बजे सीमा और सचिन को फिर से एटीएस की टीम पूछताछ के लिए साथ ले गई। सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर मामले का खुलासा होने के बाद एटीएस के रडार पर है। पबजी पार्टनर सचिन मीणा के प्यार की खातिर पाकिस्तान से 4 बच्चों संग नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सोमवार को अपने साथ ले गई। एटीएस सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की। हालांकि सीमा और सचिन को पूछताछ के बाद एटीएस की टीम देर रात उसके घर पर छोड़कर चली गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज भी सीमा और सचिन से पूछताछ हो सकती है। सीमा हैदर के बिना वीजा नेपाल के रास्ते भारत में आने पर 50 दिन तक रबुपुरा में रहने संबंध में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने केंद्रीय व प्रदेश की कई एजेंसियों को पत्र लिखे थे। एटीएस शुरुआत से ही इस मामले पर नजर बनाए हुए थी। प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से तो भारत में नहीं आई है। एटीएस टीम सोमवार शाम रबुपुरा पहुंची और दरवाजा खुलवाने के बाद सचिन मीणा के घर में 3-4 सदस्य प्रवेश कर गए। 2 सदस्य गली की दोनों ओर गए, मगर गली में मौजूद लोगों व मीडिया कर्मियों को उन्होंने अपना परिचय देते हुए बाहर भेज दिया। इसके बाद सभी सदस्य सचिन मीणा के घर से चले गए। टीम पहले सीमा हैदर, सचिन और नेत्रपाल को घर की छत पर ले गई। यहाँ कुछ देर वार्तालाप के बाद एटीएस टीम छत से ही तीनों को दूसरे घर की छत पर पहुंची। इसके बाद दूसरे घर के जीने से उतरकर बराबर की पतली गली से निकलते हुए पीछे की ओर से तीनों को लेकर गाड़ी से रवाना हो गई। इसकी भनक काफी देर बाद लोगों और मीडिया कर्मियों को लगी। इसके बाद सचिन के घरवालों ने अपना दरवाजा नहीं खोला। सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर मामले का खुलासा होने के बाद एटीएस के रडार पर है। उससे बरामद पहचान पत्र आदि हाई कमीशन को भेजे गए हैं। सीमा से पूछताछ के लिए एटीएस ने सवालों की सूची तैयार की है। सीमा कहीं जासूस तो नहीं, उसके संबंध
आईएसआई से तो नहीं या वह देश विरोधी गतिविधियों में तो लिप्त नहीं है। कुछ ऐसे सवाल के जवाब एटीएस हासिल करने का प्रयास कर रही है। हाल ही में दिल्ली से आईबी की टीम जिले में पहुंची थी और टीम ने सीमा हैदर के बारे में जांच पड़ताल की। ये भी जानकारी मिल रही है कि आईबी के इनपुट के बाद ही एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ शुरू की। सीमा एजेंसियों को न केवल सीमा हैदर के भाई के पाकिस्तान आर्मी में होने बल्कि उसके चाचा के भी आर्मी में सूबेदार होने की जानकारी मिली है। इसके अलावा एक अधिकारी ने यह भी बताया कि एटीएस डिलीट किए गए चैट रिकवर करने पर संदिग्ध बातचीत, सैटेलाइट फोन इस्तेमाल की आशंका पर भी पूछताछ कर सकती है। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आ गई थी सीमा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कराची निवासी सीमा हैदर और रबूपुरा के सचिन मीणा के बीच पबजी गेम खेलने के दौरान जान पहचान हुई थी। वीडियो कॉलिंग के जरिए नजदीकियां बढ़ने के बाद सीमा 13 मई नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आ गई थी। 4 बच्चों संग रबूपुरा पहुंची सीमा आम्बेडकर नगर में किराए पर मकान लेकर सचिन के साथ रहने लगी। मामले की भनक पुलिस को लगते ही सीमा 4 बच्चों और सचिन के साथ फरार हो गई। पुलिस टीम ने सभी को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा था। सचिन, उसके पिता नेत्रपाल और सीमा को गिरफ्तार कर बीते मंगलवार को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेजा गया था। न्यायालय ने बच्चों की आयु कम होने के कारण उनकी मां सीमा के साथ जेल भेजा था। सीमा हैदर और सचिन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर वकील उनके प्यार, 4 बच्चों और सीमा की सुरक्षा का हवाला दिया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को जमानत दे दी थी। तो यह कहानी शुरू होती है कॉलेज से। बीएससी 3 आरडी ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी मानो जैसे वह कोई राजकुमारी हो, और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था, और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे और रोशनी किसी को भी मना भी नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज भी करना भी बहुत आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती थी कि वह सभी से रिलेशनशिप में रहती है। वह रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी के क्लास में एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक दिखता था और वह रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहा था। पर रोशनी को रोज किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता और उसके मन में कई सवाल आते कि क्या उस लड़के और रोशनी के बीच कई प्यार तो नहीं है, या उस लड़के ने रोशनी से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थी, पर वह इन्हीं बातों को यह कहकर भुला देता था कि शायद वह अच्छे दोस्त होंगे। इसे ही कई दिन बीत गए, एग्जाम डेट भी आ गई और फिर क्या था, रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्जाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्जाम का आखिरकार आखिरी दिन आ गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज तो मैं रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा, और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया ही था कि उसने देखा कि रोशनी अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से रोहित ने हार मान ही ली और वह घर पर आ गया, पर उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। बस वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार करे तो करे कैसे, प्यार का इजहार कैसे करे। ही बात अब उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को कॉल करने की सोची, और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फोन करूँ ना तो वह क्या सोचेगी। पर फिर भी इसका दिल नहीं माना और उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने
के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हल्की फोन की रिंग की आवाज आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उससे फोन उठा नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर से कॉल कर दिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फोन को उठा लिया और धीमी आवाज में कहा, हेलो, पर आगे से रोहित की आवाज तक नहीं निकली और रोशनी ने फोन को कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर ही दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी, तो उसने फोन को रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार? रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज में बोलता है, मैं अटकता हुआ बात करता है। तो तभी रोशनी कहती है, बकरी है क्या? मैं कर रहा है, इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है? क्या काम है? तब रोहित कहता है, मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना? तो रोशनी कहती है, हाँ तो क्या हुआ? इतनी रात को यह पूछने को कॉल किया है क्या? तभी रोहित कहता है, या नहीं मैं तो कहकर वह रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे कल कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगी? मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो रोशनी कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है, प्लीज एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज। तो रोशनी भी इसकी बात को मान जाती है और फोन को कट कर सो जाती है। दोस्तों, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शुभम रोज की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड सजेशन में मनीषा नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। शुभम ने गौर से मनीषा की प्रोफाइल पिक को देखा और जब शुभम ने उसके फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि शुभम के कॉलेज का नाम था। मनीषा की एफबी आईडी में केवल 2 ही फोटोज थी और उस फोटोज में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर से शुभम के फ्रेंड सजेशन में मनीषा का नाम दिखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में उसके एक तरफ का ही चेहरा दिख रहा था। शुभम ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो? अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज। शुभम ने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? लगभग 1 सप्ताह बाद मनीषा ने शुभम का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी होती गई। शुभम अब रोज मनीषा से बातें करता, ऐसा लगता था कि मानो मनीषा से बातें करना शुभम के जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। एक शुभम ने मनीषा से उसकी फोटो मांगी तो मनीषा ने फोटो देने से मना कर दिया। शुभम ने फिर से मनीषा से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर सेंड कर दीजिए। शुभम के जिद करने पर मनीषा ने अपनी एक फोटो सेंड कर दी। शुभम ने जब मनीषा की फोटो देखी तो जैसा उसने सोचा था, मनीषा उससे भी ज्यादा प्यारी और सुंदर थी। शुभम अब रोज उस तस्वीर को देखता। शुभम को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे मनीषा से प्यार होने लगा है। शुभम ने एक दिन मनीषा को मिलने के लिए कहा। मनीषा भी शुभम से एक बार मिलना चाहती थी, तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश थे। शुभम ने मनीषा को कॉफी पीने के लिए पूछा। मनीष, नहीं शुभम, मैं कॉफी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कह के मनीषा वहां से चली जाती है। शुभम मनीषा से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन मनीषा के तुरंत चले जाने से वह मायूस हो गया। रात में शुभम ने मनीषा से कहा, आपसे बातें करनी थी, लेकिन आप तुरंत वहां से चले गए। क्या अब हम दोबारा मिल सकते हैं? मनीषा भी सोचने लगी कि मुझे वहां से तुरंत नहीं आना चाहिए था और मनीषा दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। शुभम ने मनीषा से एक पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है
उस दिन शुभम बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता है कि आज अपनी दिल की बात मनीषा से कह दूंगा। दोनों कोई पार्क मिलते हैं। मनीषा व्हाइट कलर की सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। शुभम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हो। ये बहुत सूट काफी अच्छी लग रही है आप पे। दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अंत में शुभम एक गिफ्ट मनीषा को देता है और कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर पे जाके खोलना। मनीषा अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलता है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। मनीषा उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, मनीषा आप मेरी जिंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब आपसे बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस जिंदगी के सफर में आप मेरी हमसफर बन जाओ। क्या प्रेम कहानी में एक लड़का और लड़की ही होते हैं या फिर और भी बहुत कुछ होता है? नेहा जब भी अपने प्यार के बारे में सोचती वह ठिठक जाती, क्योंकि उसके प्यार में लड़का और लड़की के साथ एक शर्त भी थी जिसमें नेहा उलझ जाती है। अपने प्यार को पूरी तरह से पाने के लिए रखी गई शर्त की दहलीज पर ठिठक जाती है। क्या उस दहलीज को पार करके ही उसकी दुनिया था या फिर कुछ और? नेहा के लिए क्या जरूरी था, प्यार या शर्त? नेहा सोचती या कुछ काठी, तब तक बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे उस दहलीज से ही कहीं दूर उठाकर फेंक दिया। क्या उसके लिए शर्त दोषी थी या फिर उसकी सोच जिसने उसे सच्चे प्यार की परख समय रहते नहीं होने दी? नेहा के पास जवाब नहीं था। दिसंबर का महीना था, ठंड भी थोड़ी ज्यादा थी। रंजन जयपुर से पटना बस के द्वारा पहुंचा। इससे पहले रंजन बिहार राज्य कभी नहीं आया था। पटना बस स्टैंड से उसने अपने दोस्त मनोज को कॉल किया और मनोज ने रंजन के लिए एक कार भेजी। आधे घंटे बाद ड्राइवर कार लेकर आया। रंजन कार में बैठा और ड्राइवर ने कार सीधा पटना रेलवे स्टेशन ले गया। रंजन ने पूछा, यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो ड्राइवर ने कहा, कोई और है जो हमारे साथ जाने वाली है। रंजन सोचने लगता है कि सुबह के 3 बजे कौन आ सकता है। थोड़ी ही देर में ड्राइवर की मोबाइल की घंटी बजी और वह तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर भागा। कुछ मिनट बाद रंजन ने देखा कि ड्राइवर के हाथ में एक बैग है और साथ में एक सुंदर सी लड़की बात करते हुए स्टेशन से बाहर आ रही है। ड्राइवर ने रंजन से कहा, सर आप आगे बैठ जाइए। रंजन आगे की सीट में बैठ जाता है और वह लड़की पीछे की सीट में बैठ जाती है। रंजन ने हिम्मत करके पूछा, HII मेरा नाम रंजन है और मैं मनोज का बेस्ट फ्रेंड हूँ और आप मेरा नाम रूबी है और मैं मनोज की सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ। रंजन रूबी से बात करके काफी खुश था। आधे घंटे बाद रंजन मनोज के घर पहुँचता है। पहुंचते ही मनोज से गले मिलता है और पूछता है कि ये लड़की को तुम जानते हो? मनोज ने कहा, हाँ मेरी बहन की फ्रेंड है, नाम है रूबी, मुंबई में रहती है। शो क्या हुआ, तुझे पसंद आ गई क्या? रंजन, अरे नहीं यार, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। चल पहले ये बता कि रूम कहाँ है, मुझे नींद आ रही है। बस से आते समय में ठीक से सो भी नहीं पाया। मनोज रंजन को रूम में लेकर जाता है। तभी रंजन की निगाह रूबी की तरफ पड़ती है। वह देखता है कि मनोज की बहन रूबी को अपने कमरे में ले जा रही है। रंजन सोकर उठता है तो देखता है कि घर के चारों तरफ शादी की तैयारियां जोरों से चल रही है। रंजन की निगाहें अब रूबी को ढूंढने लगती है। वह देखता है कि रूबी व्हाइट कलर की सूट पहनी हुई है। रंजन भी जल्दी से फ्रेश होकर रूबी के पास जाकर बैठ जाता है और रूबी से पूछता है,
आप मुंबई से हो न, वहाँ पे आप क्या करते हो? रूबी, मैं फिलहाल होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रही हूँ। और आप कहाँ से हैं? रंजन, मैं एक इंजीनियर हूँ, बैंगलोर में जॉब करता हूँ। रंजन और रूबी ने 1 घंटे तक एक दूसरे से बात किया। दोनों एक दूसरे से बात करके काफी खुश थे। रंजन, पता नहीं अभी तक कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। रूबी, कैसी लड़की चाहिए जनाब को? रंजन, तुम्हारी